स्टूडेंट्स, मैं अंजू वर्मा। आज हम ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड डिज़ाइन प्रिंसिपल्स। मतलब कि हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किस तरह से करते हैं और उसके लिए कौन कौन से प्रिंसिपल्स की हमें नीड होती है वो हम इसमें देखेंगे। उससे पहले मैं आप सबको कहना चाहूँगी कि आप सब घर पर हैं, स्वस्थ हैं और सेफ़ हैं घर पर, यही आशा करती हूँ मैं। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन का मतलब ये होता है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन इज़ अ मैकेनिज़्म टू ट्रांसफॉर्म यूज़र रिक्वायरमेंट इनटू सम सुटेबल फॉर्म which helps the programmer in software coding and implementation. It deals with representing the client requirement as described in SRS मतलब software requirement specification document into a form and that is easily implementable using programming language. देखिए, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग क्या होता है, ये एक ऐसी स्कीम होती है, ऐसा मैकेनिज़्म होता है, ऐसी हम इसको बोल सकते हैं जो कि यूज़र के रिक्वायरमेंट को कुछ फॉर्म्स में बनाता है और यही फॉर्म्स हम डिज़ाइन करते हैं किसी न किसी सॉफ्टवेयर कोडिंग के अंदर। देन हम इसे इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि हम यूज़र के रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर सकें। तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग में अगर हमारा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन अच्छे से होता है तो तभी हम उस सॉफ्टवेयर को पूरी तरह से मान सकते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप भी अच्छी तरीके से हुआ है। जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं उसको बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के द्वारा, तो जो यूज़र की या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है वो रिक्वायरमेंट फुलफ़िल होना चाहिए, तभी हम ये सोच सकते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छी तरीके से डिज़ाइन हुआ है। The software designing phase is the first step in SDLC, which moves the concentration from the problem domain to the solution domain. And in software design, we consider the system to be set of components or modules which with clearly defined behavior and boundaries. Right? देखिए, यहाँ पर हमने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के दो लेवल हैं, दो लेवल में हमने उसको डिवाइड किया है, दैट इज़ इंटरनल डिज़ाइन एंड एक्सटर्नल डिज़ाइन। इंटरनल डिज़ाइन के अंदर क्या आएगा, जो हम उसके अंदर कोडिंग वगैरह कर रहे हैं, जो स्ट्रक्चर हम डिफाइन कर रहे हैं, और एक्सटर्नल डिज़ाइन में जो बाहरी हम उसको डिज़ाइनिंग फेज दे रहे हैं, किस तरह से हम उसको अट्रैक्टिव बना रहे हैं, किस तरह से हम उसको एक इंटरफेस दे रहे हैं जहाँ से यूज़र कम्युनिकेट कर पाता है, दैट इज़ एक्सटर्नल डिज़ाइन। और जहाँ कोडिंग होता है, जिस तरह की यूज़र की रिक्वायरमेंट की फुलफ़िल की जाता है उसको फोकस करता है, तो वो होता है हमारा इंटरनल डिज़ाइन। ऑब्जेक्टिव है इसमें सॉफ्टवेयर डिज़ाइन की करेक्टनेस होना चाहिए, कंप्लीटनेस होना चाहिए, दैट इज इट शुड बी एफिशिएंसी, इट शुड बी फ्लेक्सिबिलिटी एंड इट शुड बी कंसिस्टेंसी एंड मेंटेनेबिलिटी। करेक्टनेस इज सॉफ्टवेयर डिज़ाइन शुड बी करेक्ट एज पर रिक्वायरमेंट, राइट। यूज़र रिक्वायरमेंट्स के द्वारा हमने जो उसकी डिज़ाइनिंग की है वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, उसमें किसी भी तरह का एरर नहीं फॉर्म होना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। दैट नेक्स्ट वन इज़ कंप्लीटनेस। द डिज़ाइन should have all components like data structure, modules, external interface, coding, database, all our things are completed in this objective. Efficiency, that is resources should be used efficiently by the program. Flexibility, able to modify on changing needs. Consistency means there should not any inconsistency in the design, that is consistency are allowed in software, because कंसिस्टेंसी होगा तभी हम पता कर सकते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन हुआ है। मेंटेनेबिलिटी, द डिज़ाइन शुड बी सो सिंपल सो दैट इट कैन बी इजीली मेंटेनेबल बाय अदर डिज़ाइनर, राइट। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन प्रिंसिपल्स होते हैं प्रॉब्लम पार्टीशनिंग, मॉड्यूलरिटी एंड टॉप एंड डाउन strategy. मतलब means what, software design principles are concerned with providing means to handle the complexity of the design process effectively. Effectively managing the complexity will not only reduce the effort needed for design but can also reduce the scope of introducing errors during design, right। मतलब कि errors को भी वो find out करेगा। तो कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ही होता है कि कॉम्प्लेक्सिटी का ये मतलब नहीं होता कि वो सारे एफर्ट्स को रिड्यूस करता है। रिड्यूस मतलब क्या, कि उस डिज़ाइनिंग के दौरान ड्यूरिंग द डिज़ाइनिंग एरर्स को भी वो क्या करेगा, हैंडल करेगा, ये सारी चीज़ों को नोट डाउन करेगा। जैसे बेसिक प्रिंसिपल्स है इसकी प्रॉब्लम पार्टीशनिंग, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, एब्स्ट्रैक्शन उसका लेना, मॉड्यूलरिटी लेना एंड टॉप डाउन एंड बॉटम अप स्ट्रेटजी को फॉलो करना, ये सारे इसके प्रिंसिपल्स होते हैं। नंबर 1 प्रिंसिपल हम डिटेल में देखेंगे, प्रॉब्लम पार्टीशनिंग।
For a small problem, we can handle the entire problem at once, but the significant problem divided the problems and conquer the problem. It means to divide the problem into smaller pieces so that each pieces can be captured separately. मतलब all problems are divided into small programs, then we can solve this problem. For software design, the software goal is to divide the problem into manageable pieces. नंबर 1, सॉफ्टवेयर इजी टू अंडरस्टैंड. बेनिफिट्स हैं ये प्रॉब्लम पार्टीशनिंग के कि हमने क्या करा, हमारी अगर छोटी सी प्रॉब्लम है तो हम उसको पूरी तरह से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगर हमारी बिग प्रॉब्लम है तो हम उसको स्मॉल प्रॉब्लम्स में डिवाइड करके हम उसको कॉन्क्यूर करेंगे. तो इसका बेनिफिट क्या होगा, सॉफ्टवेयर इज इजी टू अंडरस्टैंड, सॉफ्टवेयर बिकम सिंपल, सॉफ्टवेयर इज इजी टू टेस्ट, सॉफ्टवेयर इज इजी टू मॉडिफाई, software is easy to maintain, software is easy to expanded. These pieces cannot be entirely independent of each other as they together form of the system. They have to cooperate and communicate to solve the problem. This communication adds complexity, right? Now next one is abstraction. Abstraction is a tool that enables a designer to consider a component at an abstract level without bothering about the internal details of implementation. Abstractions can be used for existing element as well as the component being designed, right? Here's are two common abstraction mechanism: functional abstraction and data abstraction. Functional abstraction का मतलब होता है the module is specified by the method it performs. The detail of the algorithms to complete the functions are not visible to the user of the function. Functional abstraction form the basis of functional oriented design approaches. ये सारी चीज़ें होती हैं फंक्शनल एब्स्ट्रैक्शन में. एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, देखिए मैं आपको बताती हूँ कि यह एक टूल होता है जो कि हर कंपोनेंट को हम क्या करते हैं, जैसे डिज़ाइनर क्या करता है, हर कंपोनेंट पे एब्स्ट्रैक्शन लेवल को फाइंड आउट करता है. एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर हम ये एब्स्ट्रैक्ट को यूज़ करके उसकी क्या फंक्शनिंग है, हम क्या डेटा उस पर अप्लाई कर रहे हैं, उसको हम फोकस करते हैं. तो यहाँ जो फंक्शनल एब्स्ट्रैक्शन होता है, यहाँ पर वो स्पेसिफाई करता है कि कितने हमने फंक्शनल ओरिएंटेड डिज़ाइन अप्रोचेस को उसको फॉलो किया है, कौन सा फंक्शन हमने इस पर अप्लाई किया और कौन सा विजिबल किया हमने यूज़र के लिए, कौन कौन सी मेथड्स हमने उस मॉड्यूल के अंदर लगाई है, किस किस प्रोसीजर्स को हम उसमें यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, क्या ऑपरेशंस हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं. ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी फंक्शनल एब्स्ट्रैक्शन पर. डेटा एब्स्ट्रैक्शन मीन्स व्हाट, डिटेल्स ऑफ डेटा एलिमेंट्स आर नॉट विजिबल टू द यूज़र ऑफ डेटा. डेटा एब्स्ट्रैक्शन फॉर्म द बेसिस ऑफ फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन अप्रोचेस. यहाँ पर हम डेटा पे वर्क करेंगे, डेटा को इनक्रिप्ट करेंगे, डेटा को हम यूज़र के लिए यूजेबल बनाएंगे, तो दैट इज़ डेटा एब्स्ट्रैक्शन, राइट. थर्ड वन इज़ मॉड्यूलरिटी. मॉड्यूलरिटी का मतलब भी ये होता है कि सेपरेट मॉड्यूल्स में हम पूरे सॉफ्टवेयर को डिवाइड कर देते हैं, देन हम उस पर वर्क करना स्टार्ट करते हैं. वही हमने मॉड्यूलरिटी में बताया है. मॉड्यूलरिटी इज स्पेसिफाइड टू द डिवीजन ऑफ सॉफ्टवेयर इनटू सेपरेट मॉड्यूल्स which are differently named and addressed and are integrated later on it to obtain the completely functional software. It is the only property that allows a program to be intellectually manageable. Single large programs are difficult to understand and read due to a large number of reference variables, control paths, global variables, etc. Means what? A software divided into different modules and we can जब हम मॉड्यूल्स पे वर्क कर लेते हैं तभी हम उसको इंटीग्रेट करके पूरे कंप्लीट सॉफ्टवेयर उसको बना कर देते हैं. तो उस मॉड्यूल के अंदर वेरिएबल्स को देखना, उसके पाथ को कंट्रोल करना, ग्लोबल वेरिएबल का यूज़ करना, फंक्शंस का यूज़ करना, मेथड्स का यूज़ करना, ये सारी चीज़ों को हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर डिवाइड करना पड़ेगा. द डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉड्यूलर सिस्टम्स आर, ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती है मॉड्यूलरिटी की. नंबर 1 इज ईच मॉड्यूल इज अ वेल डिफाइंड सिस्टम दैट कैन बी यूज्ड विद अदर एप्लीकेशंस. ईच मॉड्यूल हैज सिंगल स्पेसिफिकेशन ऑब्जेक्टिव. मॉड्यूल्स कैन बी सेपरेटली कंपाइल्ड एंड सेव्ड इन द लाइब्रेरी. मॉड्यूल शुड बी ईजियर टू यूज देन टू बिल्ड. मॉड्यूल्स आर सिंपलर फ्रॉम आउटसाइड देन इनसाइड, राइट. तो ये होता है हमारा मॉड्यूलरिटी.
इसके एडवांटेज होते हैं हमारे मॉड्यूलरिटी के, सम एडवांटेजेस एंड सम डिसएडवांटेजेस देयर आर. Number one, it allows large programs to be written by several or different people. It encourages the creation of commonly used routines to be placed in the library and used by other programs. It simplifies the overlay procedure of loading a large program into main storage. It provides more checkpoints to measure progress. It provides framework for complete testing, more accessibility to test. It produced the well designed and more readable program. Disadvantage है मॉड्यूलरिटी का. There are several disadvantages too. Number one, execution time may be but not certainly longer. Storage size perhaps but not certainly increased. Compilation and loading time may be longer. Inter-module communication problems may increases. More linked required runtime may be longer. More source lines must be written and more documentation has to be done. देखिए मॉड्यूलरिटी में हमने अगर इसका एडवांटेज बोला है तो यहाँ पर हमारा एडवांटेज है कि हम हर मॉड्यूल को अलग अलग करके हम उसमें अलग अलग मेजर्स कर सकते हैं, चेक पॉइंट्स लगा सकते हैं. अलग अलग हम मॉड्यूल में सारे फंक्शंस ऑपरेटर्स का यूज़ कर रहे हैं. अलग अलग मॉड्यूल हम यहाँ पर डिज़ाइन कर रहे हैं. मॉड्यूल डिज़ाइन करने के बाद हम उसको टेस्ट कर रहे हैं, देन एक्सेप्ट कर रहे हैं और इसके बाद में हम इंटीग्रेट करके फिर से हम उसको टेस्ट करके देख रहे हैं. तो ये तो हो गया हमारा मॉड्यूलरिटी, जो कि बहुत ईजी वे है. लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि जब हम मॉड्यूल में अलग अलग वर्क करते हैं तो एग्जीक्यूशन टाइम इसका बढ़ जाता है. स्टोरेज साइज ऑफकोर्स इसकी ज़्यादा हो जाती है. कंपाइलेशन लोडिंग टाइम भी इसमें ज़्यादा हो सकता है. इंटर मॉड्यूल कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है. जैसे डिफरेंट मॉड्यूल हमने बना दिया, जब हम उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें प्रॉब्लम अराइजेस हो सकती है. लिंक करने की प्रॉब्लम आ सकती है. रन टाइम एरर्स आ सकती है. इसमें सोर्स जो हम लिखते हैं, इतना सारे सोर्स कोड लिखे हैं हमने, उसमें हमारी कोई दिक्कत आ सकती है. इसके डॉक्यूमेंटेशन भी हमारे में दिक्कत आ सकती है. तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं. Modular design reduces the design complexity and result is easier and faster implementation by allowing parallel development of various part of system. We discuss a different section of modular design in detail in this section. देखिए यहाँ पर जब मैंने मॉड्यूल की बात करी थी तो मॉड्यूलर डिज़ाइन के अंदर हम यहाँ पर इसकी डिज़ाइन पर अगर हम बात करते हैं तो इसकी दो तरह की डिज़ाइन पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं, फंक्शनल इंडिपेंडेंस और इन्फॉर्मेशन हाइडिंग. फंक्शनल के अंदर हम दो तरह की हमारे पास में फंक्शनल डिज़ाइनिंग होती है, कोहेजन और कपलिंग, जो कि मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा डिटेल बताया है कि व्हाट इज़ कोहेजन एंड व्हाट इज़ कपलिंग. तो ये दोनों चीज़ें फंक्शनल बेस्ड होती हैं. और ये फंक्शनल इंडिपेंडेंस मतलब क्या होता है कि अचीव करता है डेवलपिंग फंक्शंस को दैट परफॉर्म ओनली वन काइंड ऑफ टास्क एंड डू नॉट एक्सेसिवली इंटरेक्ट विथ अदर मॉड्यूल्स, राइट. The independent modules are easier to maintain, test and reduce error propagation and can be reused in other programs as well. तो cohesion में हम it measures the relative function strength of a module and coupling it measures the relative interdependence among modules, right. तो ये दो टेक्निक हम इसके अंदर यूज़ करेंगे. Information hiding का मतलब ये होता है The fundamental of information hiding suggests that module can be categorized by design decisions that protect from the others. That is, in other words, module should be specified that data include within a module in inaccessibility to other module that do not need for such information, right. मतलब क्या होगा कि हाइडिंग का मीन्स ये होता है कि हमने डिफरेंट मॉड्यूल्स में उसको डिवाइड तो कर लिया. हर मॉड्यूल के अंदर क्या होता है कि वो एक डेटा से दूसरे डेटा को नहीं ले सकता है. तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमने डेटा इंडिपेंडेंस की बात करी थी तो इनक्रिप्ट कर पा रहे हैं हम डेटा को कि एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में एक्सेसिबिलिटी तभी होगा जब हम उसको ऑथेंटिकेट करेंगे. अदरवाइज़ वो हाइड रहेगा, इनक्रिप्ट रहेगा, ताकि अदर वन उसको कोई भी उसको डैमेज ना कर सके. The uses of information hiding as design criteria for modular system provide the most significant benefit when modifications are required during testing and later during software maintenance. This is because as most data and procedures are hidden from other part of the software. Inadvertent errors introduced during modification are less likely to propagation to different location within the software.
नाउ लास्ट वन इज स्ट्रेटेजी ऑफ डिज़ाइन। डिज़ाइन की स्ट्रेटेजी हम कौन सी फॉलो करते हैं, टॉप टू डाउन अप्रोच फॉलो करते हैं या बॉटम अप अप्रोच फॉलो करते हैं। तो गुड सिस्टम डिज़ाइन स्ट्रेटेजी इज़ टू ऑर्गेनाइज द प्रोग्राम मॉड्यूल इन सच अ मैथड दैट आर ईजी टू डेवलप एंड लेटर टू change. Structured design method help developer to deal with the size and complexity of program. Analysts generate instructions for developers about how code should be composed and how pieces of code should feed together to form a program. मतलब यहाँ पर प्रोग्रामर के ऊपर है कि वो कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करता है जिसके द्वारा उसको कुछ इजी हो, कॉम्प्लेक्सिटी उसकी कम हो, साइज़ ऑफ प्रोग्राम उसको वो कम कर सके, ठीक है ना, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर सके। तो यहाँ पर दो तरह की अप्रोच होती है, टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच में इन दिस अप्रोच स्टार्ट विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मेन कंपोनेंट एंड देन डिकम्पोज देम इनटू देयर मॉडल्स डिटेल्स सब कंपोनेंट। जैसे अगर हमने बात करी सी में जब हम प्रोग्राम्स बनाते हैं, दैट इज़ टॉप डाउन अप्रोच को वो फॉलो करता है, क्योंकि हम मेन फंक्शंस को पहले कॉल करते हैं। जब हम मेन फंक्शन को कॉल करते हैं उसके बाद ही मेन फंक्शन के अंदर अगर हमने डिफरेंट फंक्शंस को कॉल किया है तो वो डिफरेंट फंक्शंस के पास जाता है। तो ये अप्रोच हमारी कहलाती है टॉप डाउन अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच में क्या होगा, बॉटम अप अप्रोच बिगिंस विद द लोअर डिटेल्स एंड द मूव टूवर्ड्स अप द हायरार्की as shown in figure, and this approach is suitable in case of an existing system. जैसे आपने C++ में प्रोग्राम बनाया है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बाद में इसके ऑब्जेक्ट के द्वारा हम उन क्लासेस को कॉल करते हैं। तो पहले हमने छोटी छोटी क्लासेस बना ली, देन हमने उसका ऑब्जेक्ट बनाया, तो मेन फंक्शन कहाँ हमने डिफाइन किया, उसका बॉटम में। तो वहाँ से वो मेन फंक्शन ऑब्जेक्ट के द्वारा हम उस क्लासेस को कॉल कर पा रहे हैं। तो वो जो अप्रोच होती है, बॉटम अप अप्रोच होती है, ये सिर्फ प्रोग्रामर पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी अप्रोच लेना चाहता है, उसकी साइज़ कॉम्प्लेक्सिटी को देख के, उसकी रीयूजेबिलिटी को देख के वो कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहता है। तो ये दो तरह की स्ट्रैटेजी होती है जिसके द्वारा हम उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।